Table 22.3 General operating characteristic of cutting tool materials. So again, tool material high speed steels HSS. इनकी क्या क्या general properties and they have high toughness. They have resistance to fracture, wide range of roughing or cutting, finishing cuts इस पे लग सकते हैं, good for interrupted cuts. So mode of tool failure क्या है ज़्यादातर, मतलब HSS के साथ कौन से failure ज़्यादातर आते हैं? So flank wear और cater wear आता है. Limitations, HSS को हम कहाँ use नहीं कर सकते या इनकी क्या limitations हैं? So इनकी low hardness है, ये high temperature पे काम, high hardness नहीं है, इनकी high temperature में ये इस्तेमाल नहीं हो सकते. Limited hardenability and limited wear resistance, मतलब इनकी wear and tear बहुत ही जल्दी हो जाता है. So these are for all these tool material, these are the properties and mode of failure and limitation that is associated with the tool materials. So ceramics जो बहुत ज़्यादा use होते हैं, they have high hardness at elevated temperatures, have high abrasive wear resistance. Mode of failure कहाँ हो सकता है? Depth of cut line, notching, microchipping या gross fracture हो सकता है इसके साथ. Limitations क्या हैं? Ceramics की low strength and low thermomechanical fatigue strength है, मतलब low strength है, ये इनकी impact जो है वो इतनी अच्छी strength नहीं होती. So these are all the properties and limitation and mode of tool failures. ये जो list थी ये सारी है कि हमको हमारे कौन-कौन से tool material अवेलेबल होते हैं मार्केट में. सो ये लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हुई थी, एचएसएस, कास्ट, कोबाल्ट, कार्बाइड्स एंड यही लिस्ट नीचे चल रही है कि कोटेड टूल्स, एल्यूमिना बेस्ड, क्यूबिक, बोरॉन, डायमंड, विस्कर, रीइंफोर्स्ड. So we start from high speed steels. एचएसएस भी इनको कहा जाता है. ये जब 1900 में ये फर्स्ट टाइम बने तो उससे पहले जो कार्बन टूल्स यूज हो रहे थे उनकी इतनी स्पीड नहीं होती थी. सो फ्रॉम विद द एवोल्यूशन ऑफ दीज टाइप ऑफ टूल्स हायर स्पीड वाज बिकम पॉसिबल एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन. आजकल के दौर में दे आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव और एज कम्पेयर टू द न्यूएस्ट जो कोटेड हमारे पास कार्बाइड्स होते हैं. So because of the toughness and associated resistance to fracture, high speed steel जो है कहाँ कहाँ काम आ सकते हैं? High positive rake angle ये वहाँ पर हो सकते हैं, इंटरप्रेट कट्स में यूज हो सकते हैं, और मशीन टूल जो जिनकी स्टिफनेस कम हो, जिन में वाइब्रेशन अच्छा रहे. चूंकि एचएसएस की इम्पैक्ट स्ट्रेंथ या इम्पैक्ट जो टफनेस की प्रॉपर्टी अच्छी है, तो जहाँ वाइब्रेशन अच्छा तो यहाँ भी वहाँ भी ये विथस्टैंड कर सकते हैं. एचएसएस की हमारा टूल जो है मेजॉरिटी इनमें जो ड्रिल बिट्स हैं या रीमर्स, टैब्स एंड गियर कटर्स ये एचएसएस के बने होते हैं. सो एनी वन ऑफ यू, रीमर्स क्या होता है? रीमर्स क्या होता है पता है? इसके बारे में मैंने आपको आई थिंक बताया भी था. और सर इसकी सर इंटरनल थ्रेड्स बनाने के लिए होते नहीं, और वो टैब्स इंटरनल थ्रेड्स बनाने के लिए होते हैं. रीमर्स ये होते हैं कि अगर लेट्स सपोज थ्रेड्स बने हैं या जो ड्रिलिंग हुई है तो इसके बाद बर रह जाती है या थोड़ा बहुत जो पार्टिकल्स हैं वो रह जाते हैं मशीन सरफेस के ऊपर. सो रीमिंग टूल्स होते हैं जिनको मशीनिंग करने के बाद चलाया जाता है ताकि जो थोड़ा बहुत छोटे छोटे मटेरियल्स हैं जो रह गए हैं उनके पार्टिकल्स वो भी रिमूव हो जाए और जो सरफेस फिनिश है वो अच्छी अचीव हो जाए. सो रीमिंग एक प्रोसेस होता है जो मोस्टली मशीनिंग के बाद कैरी आउट किया जाता है उसको. टैब्स क्या होते हैं जी? जिस तरह आपने बताया कि थ्रेडिंग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. जब ड्रिलिंग हो जाती है, इंटरनल ड्रिलिंग होती है, उसके बाद टैपिंग टूल्स या टैब्स इस्तेमाल किए जाते हैं इंटरनल थ्रेड्स के लिए. ओके, एचएसएस की दो टाइप्स होती हैं. वन ऑफ देम वाज molybdenum series and another one is tungsten series. They depend the differences among the metallurgical. So M series generally have higher abrasion resistance as compared to the T. ये इसकी एक प्रॉपर्टी है. अच्छा, ये एचएसएस है, इनको कोटिंग भी की जाती है ताकि कोटिंग से इनकी जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाए. ठीक है जी. And HSS tools are also subject to surface treatments such like case hardening,
that improve the hardness and the wear resistance। मतलब ये केस हार्डनिंग ऐसा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, आई तो आपने ये पढ़ा भी होगा कि जिसमें किसी भी जो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक टूल की बात की जाती है, किसी भी वर्क पीस की सिर्फ जो सरफेस है उसको हार्ड किया जाता है, बाकी उस सरफेस नीचे जो मटेरियल है वो सॉफ्ट ही रहता है, या उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं, इतनी हार्डनेस नहीं होती एज कम्पेयर टू द सरफेस। और steam treatment and elevate temperature to develop a hard and black oxide layer for improve the performance। कौन कौन से मटेरियल ऐड अप किए जाते हैं एचएसएस में? ये चीजें अक्सर अगर आपका इंटरव्यू होता है मेच्योर मशीन शॉप में, क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वो कास्टिंग के बाद या फैब्रिकेशन के बाद बाहर से मटेरियल परचेज करके मशीनिंग करते हैं। सो उसमें टूलिंग जो है उसका एक बहुत मेजर रोल होता है कि कौन कौन सी टूलिंग्स हो सकती हैं। और बाद में जो इंजीनियर्स होते हैं ये भी पूछते हैं कि जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं इनमें कौन अलाइन कैसे हुई है। सो क्रोमियम अगर जो मिक्स हुआ तो दैट इम्प्रूव्स टफनेस, वियर रेजिस्टेंस। अच्छा, ये एक और बात ये कि ये चीजें अगर आपने इसलिए भी पढ़नी है कि जो बाद में जॉब के एमसीक्यूज होते हैं वहां भी ये पूछा जाता है कि क्रोमियम जो है उससे क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो एमसीक्यूज में टफनेस, वियर रेजिस्टेंस, हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ, ये चीजें आप लोगों को जहन में रखनी होगी। जस्ट लाइक molybdenum which proves वियर रेजिस्टेंस, टफनेस एंड हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। The second one was cast cobalt alloys. They have good wear resistance, maintain their hardness। अब ये क्या था कि एचएसएस की हार्डनेस थी, तो ये सेकंड टाइम जो ये आए तो इनकी हार्डनेस अच्छी थी। दे आर नॉट एज टफ। अब हार्डनेस में हार्डनेस अचीव कर ली गई, एट व्हाट कॉस्ट कि इनकी टफनेस जो है वो कम हो गई थी एज कम्पेयर टू एचएसएस, और ये इम्पैक्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। दे आर लेस सुटेबल एट हाई स्पीड स्टील फॉर इंटरप्टेड कटिंग ऑपरेशन। सो कास्ट कोबाल्ट एलाइज का दूसरा नाम स्टेलाइट टूल्स भी है। ये भी अक्सर एमसीक्यू से पूछ रहा था कि स्टेलाइट किस चीज से बना होता है, सो ये चीज आप जरा देख लीजिएगा। Okay, they are now used for application just like deep cutting, continuous rough cuts at high feed speeds by as much as twice as possible with the HSS। मतलब HSS ये डबल रेट पे काम करते हैं। कार्बाइड टूल्स, कार्बाइड टूल्स को बनाया गया कि वो हाई कटिंग स्पीड अचीव कर सकें, और ये सिमेंटेड कार्बाइड्स या सिंटर्ड कार्बाइड्स होते हैं। हाई मॉडुलस ऑफ हाई इलास्टिक मॉडुलस की प्रॉपर्टी है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, लो थर्मल एक्सपेंशन। कार्बाइड्स आर अमंग मोस्ट important, they are versatile, effective cross tool and wide range of applications। इनमें फिर अगेन दो टाइप्स हैं, टंगस्टन कार्बाइड एंड टाइटेनियम कार्बाइड। सो दीज आर ऑल ऑफ द टूल टाइप्स, आप लोगों को ये याद रखनी होगी। So, दो इनकी फर्दर टाइप्स बता गई, टंगस्टन कार्बाइड स्ट्रैंड, इसका जो कोड है इट्स WC। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास कटिंग टूल इंसर्ट्स हैं। इनको मैंने आपको बताया था कि आया ये तो स्क्रू करके जोड़ दी जाती है शैंक के साथ, या इनकी ब्रेसिंग की जाती है डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप। अगर आपने देखा होगा कि इनकी शेप डिफरेंट होती जा, ये जो डिफरेंट शेप्स हैं, जैसे कुछ स्केयर्स है कुछ और हैं, तो इनकी शेप के ऊपर भी इनकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही होती है। ये एक असेंबली का प्रोसेस है कि जिसके थ्रू ये एक फर्स्ट ऑफ ऑल सीट है, एक लॉक पेन, उसके बाद इंसर्ट, इस तरह किसी भी इंसर्ट को शैंक के अंदर फिट अप कर दिया जाता है। दीज आर डिफरेंट शेप्स दैट आर एसोसिएटेड विद द we can say inserts की round, or even we can say this is square and diagonal shape like that। इसमें included angle जो है वो 100 डिग्री का है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 35 डिग्री जैसे जैसे इंक्लूडेड एंगल ज्यादा होता जा रहा है, सो इंक्लूडेड एंगल के ज्यादा होने से जो इंसर्ट की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा हो रही है। ठीक है। एंड अगर दूसरी तरफ क्या है कि इसका इंक्रीजिंग चिपिंग एंड ब्रेकिंग। सो जैसे जैसे एंगल जो है वो कम होता जाता है, ऑब्वियसली अगर हमारे पास स्ट्रेंथ ज्यादा होती जा रही है तो उससे क्या होगा कि उसकी चिपिंग या ब्रेकिंग कम हो जाएगी। और यहाँ पर ये बताया गया कि जैसे जैसे ये एंगल जो है कम होता जाएगा, ऑब्वियसली इसकी स्ट्रेंथ भी कम हो रही है अगर हम ऊपर वाले एरो को देखें, और उसी एरो की बनिस्बत ये हमें पता चल रहा है कि इसकी चिपिंग या ब्रेकिंग हमारे पास ज्यादा होती जा रही है। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? इंसर्ट्स। सो इससे पहले जो टूल्स के बारे में पढ़ा, कि टूल को किसी भी मशीन के अंदर, मैं सीएनसी की बात नहीं कर रहा, मैं जो
हमने ओल्ड मशीन्स देखी हैं जिनमें काम भी किया। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि टूल को पहले डिसअसेंबल करना, फिर उसके बाद दूसरा टूल इंसर्ट करना, जब वियर एंड टियर हो जाता है, सो इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क। सीएनसी मशीनिंग में इस टाइम कंज्यूमिंग टास्क को कुछ हद तक तो कम कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद एक और नई जो चीज़ है वो इंसर्ट्स हैं। ये टूल चेंजिंग ऑपरेशन जो है बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और इनएफिशिएंट भी होते हैं। अगर इनको मैनुअली किया जाए तो टूल की सेटिंग 1 घंटे भी ले लेती है। सो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया गया है कि डेवलपमेंट ऑफ इंसर्ट कर ली गई। इस इंसर्ट से ये होता है कि तमाम का तमाम जो टूल है इसको शैंक को नहीं खोलना पड़ता। जैसे इसका कि जो चिप लगी होती है तो इसको लॉक पिन के थ्रू या स्क्रू क्लैंप के थ्रू इसको ओपन खोल लिया जाता है। अच्छा चिप्स जो है जिस जो इसकी फेज वॉन आउट हो जाता है उस फेज की जगह दूसरे जो इसके कॉर्नर है उसको इंडेक्स कर दिया जाता है, मूव कर दिया जाता है। तो इससे क्या है कि जो एक ही चिप है और जो एक इंसर्ट है वो इंसर्ट काफी टाइम बहुत सारा टाइम इस्तेमाल हो जाती है। सो व्हेन वन पॉइंट ऑफ द इंसर्ट इज worn आउट इट इज indexed, मतलब इसको रोटेट कर दिया जाता है होल्डर के अंदर ही। सो इससे क्या है कि ये अगर इसके 4 कॉर्नर्स है तो आप इसको काफी ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। सो अच्छा ये अगर एक स्क्वायर है तो इसके 4 कॉर्नर है तो इसके अंदर इसकी 8 कटिंग पॉइंट्स होंगे। सिमिलरली अगर आपको एक ट्रायंगुलर कटिंग इंसर्ट नजर आ रही है तो इसके अंदर 6 इसके कटिंग कॉर्नर्स होते हैं, ठीक कटिंग पॉइंट्स होते हैं। तो इनको क्या है हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। चिप ब्रेकर्स, चिप ब्रेकर के बारे में आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि चिप ब्रेकर जो हैं अगर लॉन्ग चिप्स बनती हैं तो वो टूल होल्डर के साथ टूल के साथ वर्क पीस का टैंगल हो जाती है और उसकी वजह से क्या सरफेस मार्क्स आ जाती हैं, चिपिंग हो सकती है, क्रैकर वियर हो सकता है। दीज आर द प्रॉब्लम कि जिसके लिए हम चिप ब्रेकर्स को यूज करते हैं। तो चिप ब्रेकर के जनरली स्पीकिंग इनके काम क्या है, दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ द चिप ड्यूरिंग द मशीनिंग। ठीक है, ये कंट्रोल भी कर रहे होते हैं फ्लो को, उसको डायरेक्ट कर रहे होते हैं। एलिमिनेट कंटिन्यूस लॉन्ग चिप्स, इनको ब्रेकअप कर रहे होते हैं। रिड्यूस हीट जनरेटेड एंड रिड्यूस टेंडेंसी फॉर वाइब्रेशन एंड jitter. So these are all of the properties that are associated with the chip breakers. ठीक है। अच्छा वन थिंग मोर की जो फिगर 22.5 है ये मैं बताती है कि एज प्रिपरेशन ऑफ इंसर्ट्स टू इम्प्रूव द एज स्ट्रेंथ। सो अब एज की स्ट्रेंथ जो है अगर हमारे पास ये पॉजिटिव शार्प है तो इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, और अगर हमारे पास नेगेटिव शार्प विद हॉर्निंग हुई हुई है, इसकी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, हॉर्निंग एक लैपिंग हॉर्निंग ये मशीनिंग प्रोसेस होते हैं। सो इस अगर ये हुआ हुआ है किसी भी इंसर्ट्स का तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है। Back to the chip breaker, the selection of particular chip breaker feature depend upon the feed and depth of cut of the operation of the workpiece। क्योंकि feed और depth of cut के लिहाज से चिप बनेगी और जिस तरह की चिप बनेगी चिप ब्रेकर ने उसी को ब्रेकअप करना होगा। So the workpiece material or type of chip produced during cutting, whether it is a rough or finishing, chip breaker have to manage it, और उसने ये चारों काम उस चिप के लिहाज से करने हैं। So optimum chip breaking geometries continue to be developed by the computer-aided design and finite element analysis (FEA) techniques। कि चिप ब्रेकर ऐसे हैं कि जिनकी लाइफ जो है वो ज्यादा हो जाए। वन ऑफ थिंग इज के स्टिफनेस ऑफ द मशीन टूल्स के मशीन टूल की अपनी इतनी स्टिफनेस ताकत होनी चाहिए कि हम उनमें जो कार्बाइड टूल की जिस कार्बाइड टूल की वजह से जो हम हाई फीड और हाई डेप्थ कट लगा सकते हैं या ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो मशीन टूल की अपनी स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए कि हम उनमें कार्बाइड टूल्स को यूज़ कर सकें। लाइट फीड्स, लो स्पीड, जैटर और डिट्रीमेंटल, ये चीज़ें जो हैं ये एक टूल के लिए या वर्क पीस के लिए बहुत खतरनाक होती हैं, बिकॉज दे टेंड टू डैमेज द टूल edge। और light feeds for example concentrated the force and temperature closer to the edge, so thus क्या होता है कि टूल की चिपिंग होने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ज्यादा हो जाती हैं। फर्दर कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे पास जस्ट लाइक आईएसओ कह लें, वो स्टैंडर्ड्स ये हैं कि हम कार्बाइड टूल जो हैं इनकी कैसे क्लासिफिकेशन कैसे होती है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स तो आ गए लेकिन आजकल क्या तो इंसर्ट्स यूज हो रही हैं, कार्बाइड टूल्स यूज हो रहे हैं। फर्दर डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी या डिपेंडिंग अपॉन यू कैन से कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं कार्बाइड टूल्स के साथ
डिफरेंट कोड्स के सिंबल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है जी। सो ये सिंबल जो हैं इसके बारे में हम जरा सा डिस्कस करते हैं टेबल 22.4 में, कि अगर symbol P that is used for the workpiece material ferrous metal with long chips, और इनका जो कलर कोड है that is blue, एंड अनकोटेड जो उसका कोड यूजर दैट इज P01 to P05। ये जो ज्यादातर सिंबल्स या जो कोडिंग है ये मशीनिंग में यूज होती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक वेल्डिंग का WPS बताया था, और यू रिमेम्बर दैट वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन टेबल 22.5। सो हमारे पास ये ISO स्टैंडर्ड्स या ANSI standards. What is ANSI stands for? ANSI का reference to the table 22.4, जिसमें K standard जो है वो cast iron with short chips के साथ इस्तेमाल हुआ है, and the symbol P with ferrous metal with long chips। तो यहाँ पर इस चीज के बारे में कुछ क्लासिफिकेशंस हैं कि टंगस्टन कार्बाइड्स क्लासिफिकेशन ऑफ टंगस्टन कार्बाइड अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन ऑफ द मशीनिंग पैरामीटर्स। सो के 30 to 40 से लेकर K01 तक जो आंसी, अगर ये ISO में ये स्टैंडर्ड या ये कोड इस्तेमाल होंगे। अगर आंसी की बात करें तो आंसी में C1 से लेकर C4 तक। अब मटेरियल टू बी मशीन्ड कौन कौन से हैं? कास्ट आयरन, नॉन फेरस मेटल, नॉन मेटल्स रिक्वायरिंग एब्रेजन रेजिस्टेंस। मशीनिंग ऑपरेशन कौन से हो सकते हैं? रफिंग, जनरल पर्पस, लाइट मशीनिंग, प्रिसीजन फिनिशिंग। इनके लिए कौन कौन से कार्बाइड्स आप यूज कर सकते हैं? टाइप ऑफ कार्बाइड, वियर रेजिस्टेंस ग्रेड्स, स्पेशली स्ट्रेट, टंगस्टन, कोबाल्ट विद वेरिंग ग्रेन साइजेस। सो ये जो तमाम चीजें होती हैं ये स्टैंडर्ड बनाने के काम आती हैं। अच्छा, इस C1 से लेकर C4 तक जो हमारे पास स्टैंडर्ड है, जो टूलिंग हो रही है, इसमें क्या है कि हमारी कटिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर हम C4 से उल्टा ऊपर की तरफ 1 की तरफ आए तो क्या है कि हम फीड रेट इन टूल्स के ऊपर, मतलब C4 पे सबसे कम फीड रेट, इस तरह C1 पे सबसे ज्यादा फीड रेट हम रख सकते हैं। कार्बाइड की क्या प्रॉपर्टीज है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम हार्डनेस और व्हील रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, एंड फ्रॉम द बॉटम टू टॉप C4 to C1 स्ट्रेंथ एंड बाइंडर कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो सिमिलर इज द केस फॉर दिस टेबल, कि ये टेबल जो है ये आगे आपको आपकी टेक्निकली जो स्किल्स हैं ये आपकी उसमें एज अ मशीनिंग इंचार्ज ये बहुत ज्यादा काम आएंगे कि कहाँ पर कौन सा टूल यूज करना है, इसके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। कोटेड टूल्स नाउ डेज, जब टूल मटेरियल सबसे पहले आपने पढ़ा कि कार्बन टूल्स यूज होते थे, फिर HSSI, इस तरह इम्प्रूवमेंट आती गई। हत्ता कि मटेरियल की इम्प्रूवमेंट के बाद एक और जो मदद इम्प्रूवमेंट आई कि टूल्स की कोटिंग होना शुरू हो गई। अब जब कोटिंग होना शुरू हुई तो उनके कोटिंग ने मुख्तलिफ एडवांटेजेस दिए, जस्ट लाइक कोटिंग से फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गई, वियर एंड टीयर कम हो गया, क्रैकिंग कम हो गई, और ये आप क्या कह सकते हैं कि हाई हॉट हार्डनेस जो है, जो सबसे पहले आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी जो टूल की चाहिए होती है, वो ज़्यादा हो गई, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। सो फर्दर के वो टूल्स और जॉब्स जिनके दरमियान ये पॉसिबिलिटी होती है कि केमिकल अफिनिटी होगी, डिफ्यूजन हो सकती है। सो अगर कोटिंग हुई हुई है तो डिफ्यूजन बैरियर क्रिएट हो जाता है टूल के दरमियान, चिप के दरमियान, जिसकी वजह से वियर एंड टियर नहीं होता। सो कोटेड टूल्स जो है वो टूल की एक तो लाइफ भी ज्यादा कर देते हैं, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, और इस कोटिंग की वजह से हम हाई स्पीड मशीनिंग पॉसिबल हो गई है। हाई स्पीड जब मशीनिंग होती है तो ऑब्वियसली मटेरियल रिमूवल रेट ज्यादा हो जाता है, और मटेरियल रिमूवल रेट के ज्यादा होने से टाइम फॉर द मशीनिंग ऑपरेशन ये कम हो जाता है। सो ऑलमोस्ट कोटिंग टूल जो है ये 80% ऑफ द मशीनिंग ऑपरेशन में यही यूज होते हैं, स्पेशली टर्निंग, मिलिंग और ड्रिलिंग में। अब कॉम क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम किन किन मटेरियल से कोटिंग कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं कोटिंग करने के लिए। सो कोटिंग मटेरियल जो कॉमनली यूज कोटिंग मटेरियल्स हैं दैट वर टाइटेनियम नाइट्राइड एंड टाइटेनियम कार्बाइड, फर्दर टाइटेनियम कार्बोनाइट्राइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दीज फोर आर द कॉमनली यूज्ड कोटिंग मटेरियल। अब इनके कुछ प्रोसेस होंगे कि जिन प्रोसेस से कोटिंग की जा सकती है। अच्छा, ये वाला टेबल मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में आपको सिर्फ बताया था, अब आपको शायद समझ भी आ रहा होगा कि कैसे हम कार्बन टूल से हम आगे की तरफ बढ़े।
ये जो बढ़ना था, कुछ टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट हुई, कुछ मटेरियल की इम्प्रूवमेंट हुई। इसकी वजह से जो हमें फ़ायदा ये हुआ कि मशीनिंग टाइम कम हो गया और जिसकी सरफेस फिनिश वगैरह ये भी इम्प्रूव हो गई। टूल की प्रॉपर्टीज, तो ये सारा इसमें बताया गया कि विद द एवोल्यूशन ऑफ द टाइम कैसे इम्प्रूवमेंट आती गई है। मतलब पहले कार्बन स्टील, देन एचएसएस, फिर सीमेंटेड कार्बाइड्स, फर्स्ट कोटेड ग्रेड्स, फर्स्ट डबल कोटेड ग्रेड्स। सो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इम्प्रूवमेंट आई है उसकी वजह से। अच्छा, आप लोगों ने इस यहाँ पर ये पढ़ा कि हमारे पास कौन कौन से मटेरियल अवेलेबल हैं। टाइटेनियम नाइट्रेट, टाइटेनियम कार्बाइड, कार्बन नाइट्रेट एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो दीज आर द फोर मटेरियल अवेलेबल फॉर द कोटिंग। अब इनको अगर कोट करना है किसी भी टूल के ऊपर, तो हमारे पास कोटिंग के कौन कौन से मेथड अवेलेबल है। सो फॉर द कोटिंग मेथड्स, वन ऑफ देम इज केमिकल वेपर डेपोजिशन, सीवीडी। ये एक प्रोसेस है, एंड इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जी प्लाज्मा असिस्टेड वेपर डेपोजिशन होती है। And another one is physical vapor deposition. So CVT and PVT, these are two basic processes कि जिसके थ्रू हम कोटिंग्स को टूल के ऊपर कर सकते हैं। So chemical vapor deposition, this is most commonly, अभी इस्तेमाल कहाँ होता है? These are used for the carbide tools with multi-phase and ceramic coatings. पीवीटी कोटिंग्स जो हैं ये टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग्स हैं, हैव हायर कटिंग एज स्ट्रेंथ, low friction and low tendency to form built-up edges, and the coatings are very smoother and more uniform in the thickness, which generally in the range of 2 to 4 micron. It is micrometer, इसको micron भी कहा जाता है। So multi-phase coating is a medium temperature। अच्छा, इसमें एक और जो हमारे पास केमिकल वेपर डिपोजिशन, इसमें एक और टेक्नोलॉजी भी है कि मीडियम टेम्परेचर केमिकल वेपर डिपोजिशन। दिस इज अनदर टेक्नोलॉजी दैट इज डेवलप्ड टू मशीन ductile and stainless steel tools. They have higher resistance to crack propagation than CVT. So again, ये कोटिंग के बारे में ये बातें थी। कोटिंग से हमें क्या क्या फायदे होते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, high hardness that is achieved at the elevated temperatures, chemical stability, लो थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब जो जो प्रॉब्लम टूल के साथ आते थे, तमाम के तमाम प्रॉब्लम जो हैं कोटिंग से ये होता है कि उन तमाम प्रॉब्लम की अक्रेंस जो है वो कम हो जाती है, एंड पोरोसिटी जो है वो कम हो जाती है। सो फॉर एनी क्वेश्चन, सो दिस इज द फिगर स्कीमेटिक डायग्राम के वियर पैटर्न कैसे हुए अनकोटेड हाई स्पीड स्टील में और टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग टूल में। So it's clear that flank wear is significantly lower as in the coated tool as compared to uncoated tools. So ये बताया गया कि ओरिजिनल टूल जो है, इस टूल के ऊपर टाइटेनियम नाइट्रेट की कोटिंग हुई होती है, और जहाँ पर कोटिंग अनकोटेड हो तो वहाँ पर टूल वियर एंड टियर ज्यादा हो सकता है। मल्टी फेस कोटिंग्स, the desirable properties of the coatings just described can be combined and optimize using multi-phase coating। मतलब एक साथ कोटिंग होती है। कार्बाइड टूल्स आर अवेलेबल विद 2 or more than 2 layers ऑफ द कोटिंग्स। इस चैप्टर को जरा इसलिए पढ़ें कि प्रॉब्लम ये होता है कि इस टाइम हमें ये चैप्टर लग रहा होता है कि ये रट्टा या याद करने वाली चीज़ है, लेकिन एज अ मशीनिस्ट या एज अ मशीन शॉप इंचार्ज उसकी फिंगर टिप्स पे होता है कि कौन कौन से टूल्स यूज होने हैं और किस टूल की कौन सी प्रॉपर्टी है। और बेसिकली होता क्या है कि किसी भी वर्कशॉप इंचार्ज के ऊपर जो प्रेशर होता है वही होता है कि आपने प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देनी है, प्रोडक्शन आपने हाई करनी है। अब कैसे प्रोडक्शन हाई करनी है कि मशीनिंग जल्दी होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या उसके पास नॉलेज होना चाहिए कौन कौन से टूल्स मैं यूज़ कर सकता हूँ, कि कौन सी मशीन मैंने यूज़ करनी है कि जिसके ऊपर जॉब जो है वो जल्दी बन जाए। सेकंड, उसने ये देखना होता है कि जो जॉब बना रहा हूँ क्या ये पास भी होगा क्वालिटी कंट्रोल से या नहीं पास होगा। सो फॉर दैट उसने ऐसे टूल्स सेलेक्ट करने होते हैं कि जिससे रिक्वायर्ड जो रिक्वायरमेंट्स हैं सरफेस फिनिश की या डायमेंशन एक्यूरेसी जो है वो चीज़ अचीव हो जाए। क्योंकि मशीनिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने जो कट है वो ज़्यादा लगा दिया, मतलब जो रिक्वायर्ड डायमेंशन थी अगर उससे डायमेंशन ज़रा से भी छोटी हो गई है, सो दैट द पार्ट बिकम्स स्क्रैप। अब आप उसको इम्प्रूव नहीं, अब आप उसको फाइन, क्योंकि
बड़ा अगर उसकी डायमेंशन बड़ी है तो आप उसको मशीन करके छोटा कर सकते हैं, दैट्स पॉसिबल। अगर वो पहले से चीज छोटा बन गया किसी गलती से, अब आपने उसके ऊपर सवाए वेल्डिंग के मटेरियल डिपॉजिट करना है, लेकिन वेल्डिंग जो है किसी भी जॉब को वो उसमें शेप ऑल्ट्रेशन इतनी ज्यादा कर देता है कि वेल्डिंग जो है नहीं करते। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट ये चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, एक चीज और जो थी एक्सपीरियंस से हमने देखी थी, जो शॉप इंचार्ज है उसको टूलिंग की कॉस्ट का भी पता होना चाहिए। उसमें इस तरह होता है कि आप लोगों ने इन्वेंट्री में पढ़ा हुआ था कि ABC एनालिसिस की डिपेंडिंग अपॉन द एनुअल डॉलर जो वॉल्यूम में जो कॉस्ट होती है इन स्पेयर्स की, जो है जो इन्वेंट्री जो आइटम्स होते हैं उनको क्लासिफाई किया था A, B और C में, कि ये आइटम का सबसे ज्यादा एनुअल डॉलर वॉल्यूम होता है। अगेन हमारे पास जो था उधर जो टूलिंग होती थी, जो महंगे टूल्स होते थे, तो वो विदाउट द प्रायर परमिशन, रिटन इन द प्रायर परमिशन, वो वर्कशॉप इंचार्ज की परमिशन के बगैर स्टोर वाले भी इशू नहीं करते थे, क्योंकि उसने इन्वेंट्री बनाई होती थी और इन्वेंट्री की केयर करता था कि ना ये चोरी हो, जो हमारे पास महंगे टूल्स हैं कोटिंग वाले या जो इंसर्ट्स बिल्कुल नहीं हो, हत्ता कि जो टैप्स तक थ्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होते थे जो हाई कॉस्टली थे, तो वो भी मेरा जो इंचार्ज था दैट वाज एन डिप्टी मैजिस्ट्रेट टीम ग्रेड, वो भी डायरेक्ट नहीं निकलवा सकता, इशू करवा सकता था। हमें बताना पड़ता था अपने डिप्टी जनरल मैनेजर को, जी हमें ये डिपेंड, ये जो रिक्वायरमेंट है इतनी सरफेस फिनिश के इस तरह डायमेंशनल एक्यूरेसी में ज़्यादा चाहिए, सो हमें अच्छे क्वालिटी के टैप चाहिए। सो वो ऑफिशियली क्या था कि ये टूलिंग मंगवाते थे, ताकि ये टूलिंग जो है असल में चिप्स होगी या टैप्स, ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये वर्कर बहुत आराम से जेब में निकाल के ले जाते हैं। सो ये एज अ वर्कशॉप इंचार्ज अपने माइंड में रखना कि चोरियां आप बहुत ज्यादा पकड़ोगे। अ, एक कॉमन एग्जांपल बताऊं तो जब ये मशीनिस्ट आते थे तो अपने साथ खाने के जो टिफिन लेकर आते थे दिन के लंच के लिए, तो उसमें सुबह के टाइम खाना ले आते, जब खाना लंच टाइम अक्सर ब्रेक होती है या प्रे टाइम ब्रेक होती है, इतने लोग वर्कशॉप में नहीं होते थे, तो वहां पर जब ब्रास की मशीनिंग होती है तो क्या करते थे, मशीनिंग चिप्स जो है वो अपने टिफिन में भर लेते थे और बाहर जाके ब्रास बेचते थे। सो वो लोग जो कटिंग चिप्स को नहीं बख्शते ना, वो टूलिंग उनके लिए बहुत महंगी होती है। सो यू शुड हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि ये टूलिंग कौन सी हुई है और इस टूलिंग की क्या कॉस्ट है और ये कहाँ इसको अप्लाई करना है, उसको कैसे वर्कर से बचा के रखना है कि थेफ्ट ना हो, चोरी ना हो। Anyhow, we come to our topic. So carbide tools are available with two or more than two layers of the coating and are particularly effective in machining cast iron and steel. मतलब carbide tools जो है वो ज्यादातर स्टील्स में cast iron में यूज होते हैं। The first layer should bond well with the substrate and the outer layer should have wear resistance। अच्छा, सबस्ट्रेट या आउटर लेयर ये क्या चीजें होती हैं, यहाँ से आपको ये चीज क्लियर होगी। डिपेंडिंग अपॉन ये कार्बाइड का, बेसिकली कार्बाइड का जो टिप या कह रही हैं कार्बाइड टूल है, इस के ऊपर सबसे पहले जो है वो टंगस्टन कार्बाइड का ये पहली लेयर डाली जाती है, उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड की टंगस्टन नाइट्राइड, देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो ये देख सकते हैं कि मल्टीपल जो लेयर्स हैं इस तरह ऐड की गई हैं। ठीक है जी। एंड द मीडियम लेयर, अच्छा सबसे क्या होगा कि जो सबसे पहली लेयर है जो कार्बाइड की ऊपर होगी, तो उसने कार्बाइड जो टूल है उसके साथ उसने अच्छी तरह बॉन्डिंग बना लेनी है। आउटर जो लेयर है क्योंकि उसकी मशीनिंग करनी है तो उसकी वियर एंड टियर अच्छी होनी चाहिए, और जो मीडियम या इंटरमीडिएट लेयर्स हैं इसको एक अच्छी बॉन्डिंग बनानी चाहिए आउटर लेयर और बॉटम, मतलब दोनों लेयर के दरमियान जो दरमियानी लेयर होगी उसने दोनों लेयर्स को जोड़ के रखना है। सो अगर हाई स्पीड कटिंग करनी है, कंटिन्यूस कटिंग, तो इसके लिए टंगस्टन कार्बाइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग चाहिए होगी। सिमिलर इज द केस हैवी ड्यूटी कंटिन्यूस कटिंग के लिए इस मटेरियल की कोटिंग्स, और लाइट इंटरप्रेट करनी है तो टंगस्टन कार्बाइड प्लस टंगस्टन नाइट्राइड की कोटिंग कर सकते हैं। So coating are also available in alternating multi-phase layers. The thickness of these layer are in the order of 2 to 20 micron. So that's end for the today.